फ्रेंचाइजी पढ़ लिया, फ्रेंचाइज क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग क्या है, फ्रेंचाइजर क्या है, फिर आपके फ्रेंचाइज के फॉर्म्स क्या क्या हैं, वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे दैट इज इंट्रोडक्टरी फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड द कंट्रोल। ठीक है, सो ये चैप्टर है प्रोडक्शन कैसे, प्रोडक्शन क्यों करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को क्यों बनाते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन के को इफेक्ट करता है, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन जो है प्लानिंग और कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। फ्रेंचाइजी जो था दैट वाज क्लियर, फ्रेंचाइज क्लियर है सबको, फ्रेंचाइज क्लियर है, फ्रेंचाइज क्लियर है ना, ठीक है, ओके। सो अब एक तरीके से तुम लोग सोचो तो 4 पीस जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है 4 पीस? यस। हाँ, तो लगभग ये इसका प्रोडक्शन जो है ये पहला पी ही है एक तरीके से इनका मान। ठीक है, तो फ्रेंचाइज तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, फ्रेंचाइज में एक पॉइंट बाकी था जो मुझे याद आया कि फॉर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज फीस क्या होगा, मतलब किस तरीके से हम फी जो है फ्रेंचाइज का पे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैकडी का हमने फ्रेंचाइज परचेज किया तो हाउ वी आर गोइंग टू पे द फीस फॉर दैट, राइट। सो इसके कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ तरीके हैं, वो देखते हैं हम लोग। एक मिनट, क्या क्या इसका फॉर्म है, दैट इज इनिशियल लाइसेंस फी। पहला तो जब हम एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, जैसे मान लीजिए 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख, लमसम का मतलब होता है इकट्ठे एक साथ बड़ा अमाउंट जब हम पे करते हैं तो उसको कहते हैं लमसम पेमेंट और लमसम अमाउंट। ठीक है, इसको कहते हैं इनिशियल लाइसेंस फी। सेकेंड होता है आपका रॉयल्टी फी। तो रॉयल्टी फी का मतलब पता है क्या होता है बच्चे, कि अगर आप कोई फ्रेंचाइज को यूज कर रहे हो तो हर साल उसके लिए आपको एक रॉयल्टी फी देना पड़ता है। जैसे कोई बुक आपका अगर पब्लिश कराता तो कॉपीराइट की वजह से उसको रॉयल्टी फी कर देना पड़ता है, वैसे ही फ्रेंचाइज के लिए भी आपको रॉयल्टी फी पे करना पड़ता है। अगर जो फी है दैट इज फॉर कंटिन्यूड यूज द फ्रेंचाइजर ट्रेड नेम, अगर आप लॉन्ग टाइम तक फ्रेंचाइजर का ट्रेड नेम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, असिस्टेंस आप दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका फ्रेंचाइज का जो फ्रेंचाइजीज का जो ग्रॉस सेल है, मतलब जो फ्रेंचाइजी जिसने फ्रेंचाइज लिया है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस बॉटल का फ्रेंचाइज लिया है और मैं लॉन्ग टाइम तक इसको यूज कर रही हूँ, इस ब्रांड नेम को यूज कर रही हूँ और आगे भी यूज करूंगी, तो मुझे इसके लिए एक रॉयल्टी फी हर साल पे करना पड़ेगा। तो एक रॉयल्टी फी होता है, एक असेसमेंट फी होता है। कई बार बहुत सारी फ्रेंचाइजर जो होते हैं, जो फ्रेंचाइज आपको देते हैं, वो कई बार आपसे ये फी नहीं लेते हैं, जिसको हम कहते हैं असेसमेंट फी। असेसमेंट फी जो है कई बार खुद से फ्रेंचाइजर उसको कैरी करते हैं, उस खर्चे को खुद वो बियर करते हैं। अब असेसमेंट फी होता क्या है, जैसे एडवर्टीजमेंट के लिए कभी पैसा ले लेना फ्रेंचाइजी से, कभी प्रमोशनल कैंपेन के लिए, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए, तो इन सब के लिए जब हम फी लेते हैं तो इसको हम कहते हैं आपका असेसमेंट फी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लीज। लीज फी का मतलब क्या होता है, लीज फी का मतलब होता है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं, जब हम कोई लैंड खरीद रहे हैं, यानी कि मान लीजिए फ्रेंचाइजर से ही हमने लैंड भी खरीद लिया, फ्रेंचाइजर जो है उसने मुझे ट्रेडमार्क भी दिया और हमने उनसे लैंड भी परचेज कर लिया, या फिर हमने कोई मशीनरी जो है वो ले लिया फ्रेंचाइजर से, तो लीज पर लेते हैं। और लीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए जो रेंटल एग्रीमेंट है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जब आपको कोई चीज यूज करने के लिए कोई प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग मिलता है तो उसको हम कहते हैं लीजिंग। ठीक है, तो लीज अगर आपने लीज ले रखा है तो लीज फी आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। और कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, यानी कि अगर आपने फ्रेंचाइजर से कुछ रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करवा लिया तो ऐसे केस में आपको सप्लाई का भी पैसा पे करना पढ़ सकता है। ठीक है, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, सारे बच्चे कैमरा टर्न ऑन करके बैठो। सो आपका जो कॉस्ट ऑफ सप्लाईज की अगर मैं बात करूं तो जो आपका फ्रेंचाइजर है वो अगर कोई भी आइटम्स को फ्रेंचाइजी तक पहुंचाता है तो ऐसे केस में आपका कॉस्ट ऑफ सप्लाईज जो होगा, जो पैसे आपको लग रहे हैं, जो आप सामान फ्रेंचाइजर भिजवा रहा है आपके पास, तो कॉस्ट ऑफ सप्लाईज का भी वो पैसा कई बार ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी फीस के बहुत सारे फॉर्म्स है।
लमसम पेमेंट ले सकता है, रॉयल्टी फीस ले सकता है, असेसमेंट फी ले सकता है, लीज फी ले सकता है और अदर सप्लाईज भी फी वो ले सकता है. So this point is clear to everyone? This point is clear? Yes, ma'am. तो 5 टाइप के फ्रेंचाइज फीस क्लियर हो गए. पहला है इनिशियल लाइसेंस फी, सेकंड है रॉयल्टी फी, थर्ड है असेसमेंट फी, फोर्थ है लीज फी एंड फिफ्थ है कॉस्ट ऑफ सप्लाईज. ठीक है. अब आपका बात करते हैं हम लाइसेंस ऑफ ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क एंड ट्रेड सीक्रेट की. अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो फ्रेंचाइजर होते हैं जो अपनी फ्रेंचाइज आपको देते हैं वो अपना ट्रेड नेम आपको यूज करने देते हैं, ट्रेडमार्क यूज करने देते हैं, सर्विस मार्क यूज करने देते हैं. लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने फ्रेंचाइज नहीं लिया है तो आप उनका ये सारी चीजों को यूज कर सकते हो. नहीं, बहुत सारी लोकल कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो सेम नाम से बिजनेस शुरू कर देती हैं, तो दैट इज इलीगल. ठीक है. तो आप कभी भी इन मार्क्स का मिसयूज नहीं कर सकते और ना ही आप बिना ट्रेडमार्क और बिना लाइसेंस लिए आप उनके ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हैं. ट्रेड सीक्रेट जो होता है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड इट इज ओनली गिवन व्हेन द फ्रेंचाइजर इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू फ्रेंचाइज. जब फ्रेंचाइजर आपको फ्रेंचाइज दे रहा है, जब वो अपने कंसेंट से अपने फ्रेंचाइज को, लाइसेंस को ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे केस में जो ट्रेड सीक्रेट है वो आपको मिलेगा. ठीक है. अब रेमेडीज क्या है फॉर द रॉन्गफुल टर्मिनेशन ऑफ अ फ्रेंचाइज. कई बार क्या होता है कि फ्रेंचाइजर आपसे लाइसेंस ले लेता है. मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेंचाइजर जो है वो आपका टर्मिनेट कर सकता है लाइसेंस अगर वो देखता है कि आप उसकी कंपनी के ट्रेडमार्क, आप कंपनी के पॉलिसीज को प्रॉपरली यूज या फिर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो. तब ऐसे सिचुएशन में कई बार आपका टर्मिनेशन हो सकता है लाइसेंस का. तो यहाँ पर रेमेडीज क्या है, अगर आपका गलती से फ्रेंचाइज जो है वो टर्मिनेट हो जाए तो आप जो है एज अ फ्रेंचाइजी आप चाहे तो फ्रेंचाइज के ऊपर, फ्रेंचाइजर के ऊपर केस कर सकते हैं. जैसे मैंने कोई एग्रीमेंट साइन किया कि भाई हाँ मुझे ये लाइसेंस मिल गया एंड आई एम बेसिकली साइनिंग दैट एग्रीमेंट, इट डजंट मीन कि आप रॉन्गफुल तरीके से मेरा लाइसेंस टर्मिनेट कर दो. अगर वो रॉन्गफुल होगा तो ऐसे केस में आप केस कर सकते हैं फ्रेंचाइजर के ऊपर और फ्रेंचाइजर अगर गिल्टी फाइंड आउट होता है तो ऐसे केस में जितना भी आपको डैमेज हुआ है वो सारे डैमेज का कंपनसेशन वो खुद पूरा करेगा. आगे बात समझ में. यहाँ अनलॉफुल टर्मिनेशन या फिर रॉन्ग वे में टर्मिनेशन अगर होता है तो ऐसे केस में आपका जो टर्मिनेशन के लिए आप उसके अगेंस्ट, फ्रेंचाइजर के अगेंस्ट केस भी कर सकते हो. दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आप लोगों को बता रही थी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो चैप्टर है. अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम इंटेंशनली यानी हम जान करके कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं. जैसे ये बॉटल है, इसको मैंने इंटेंशनली बनवाया है ताकि इसको मैं सेल कर पाऊं. समथिंग व्हिच इज मेड इंटेंशनल for the useful, that process is production. ठीक है. अब जैसे इस ईयरफोन को बनाने का इंटेंशन है कि नहीं है, बताओ. हेडफोन को बनाने का इंटेंशन होता है या नहीं होता है? होता है मैम. होता है, क्योंकि उसका यूज क्या है कि हम म्यूजिक सुन सकते हैं, फिर वीडियो ऑडियो देख सकते हैं, तो इसी वजह से हम अपने ईयरफोन को यूज कर सकते हैं. सो प्रोडक्शन इज एन इंटेंशनल एक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग यूजफुल. कुछ यूजफुल बनाने के लिए प्रोडक्शन करते हैं. प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है, इट इज कैरी आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज. और जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होगा दैट विल बी कैरी आउट इन द टू वे. पहली चीज तो आपका साइंटिफिक अप्रोच को आप यूज करोगे और इकोनॉमिकल अप्रोच को. अब जैसे इस ईयरफोन को बनाने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी की तो जरूरत पड़ी होगी कि नहीं? साइंस की, एक्सपेरिमेंट की, साइंटिफिक चीजों की जरूरत पड़ी, तो मैंने इसको साइंटिफिकली इसको बनवाया. साथ साथ में इकोनॉमिकली का मतलब है कि इसका प्राइस ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाए. अब इसका मैंने प्राइस कर दिया 50 लाख. कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा. तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच के साथ उसको रेडी करना चाहिए और वो इकोनॉमिकल होना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स उसको परचेज कर पाए. ठीक है.
और साथ साथ में प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कोई भी वेस्टेज रिसोर्सेस का अवॉइड करना चाहिए, और हमें सारे प्रोसेस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस में ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने 50 ईयरफोन बनाना है तो आज हम 5 ही ईयरफोन बना रहे हैं। नो, this is not the right way when we are basically indulged in the production process. Optimum utilization of the resources should be there. साथ साथ में आपका जो रिसोर्स है, जो भी आपका बेसिकली जो भी रिसोर्स है उसका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो मैंने बता दिया। सेकंड है कि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए चीजों में, ठीक है। प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट है ये आप क्या करता है, जब प्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली इट इज कन्वर्टिंग इनटू इनपुट इनटू आउटपुट, इनपुट इनटू आउटपुट, यानी इनपुट को ये किस चीज में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है आउटपुट में। ठीक है, तो ये इनपुट को किस चीज में कन्वर्ट करता है, ये आउटपुट में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? तो इनपुट जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट विद अ प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच। अब इनपुट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, व्हाट कैन बी द इनपुट? तो फर्स्ट इनपुट जो होगा दैट विल बी लैंड हो सकता है आपका, बिल्डिंग हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल होता है, आपका मैनेजमेंट है और मटेरियल है। तो ये सारे इनपुट जो हैं उसको हम प्रोसेस करेंगे और फाइनली आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट दो चीज आएगा, गुड्स और सर्विसेज। आई बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? मैम रिपीट अगेन प्लीज। हाँ ठीक है। इनपुट देखो, प्रोडक्शन कैसे होता है, अब जैसे मान लो कि हम लोगों के पास लेदर है, ठीक है, पेस्ट है, लेबर है और फैक्ट्री है। अब इसके थ्रू हम क्या बना रहे हैं, शूज बना रहे हैं। आई बात समझ में? सो शूज हमारे लिए क्या होता है, आउटपुट होता है, यानी कि रिजल्ट होता है, और ये सारा इनपुट है जिसके थ्रू हमने ये प्रोडक्ट को बनाया, मतलब इसको प्रोसेस करके हमने ये प्रोडक्ट को बनाया। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर हुई बात, समझ में आया? फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ कि आपके इनपुट्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक आपके इनपुट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो पहला इनपुट्स में आपकी क्या क्या चीजें होंगी, तो पहला है आपका लैंड होगा, सेकंड आपका बिल्डिंग होगा, थर्ड आपका मशीनरी होगा, फोर्थ आपका लेबर होगा, क्योंकि मशीनरी के थ्रू हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। आपके बिल्डिंग में ही वो प्रोडक्ट हो सकता है, इस बिल्डिंग में ही हमारा फैक्ट्री हो और उसमें उसके थ्रू हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सारे इनपुट्स है, आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लेबर, कैपिटल का मतलब पैसा, फंड जो आपने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए या प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए जो पैसे लगाए, कैपिटल। फिर आपका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी कि आपके पास किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स है, किस तरीके से वो मैनेज कर रहा है। और लास्ट में आपका मटेरियल, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है। तो ये सारे आपके इनपुट्स हैं। अब इन सब इनपुट को हम क्या करेंगे, इन सब इनपुट के थ्रू हम एक प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेस के बाद हमारे पास आउटपुट क्या निकल के आएगा, कुछ गुड्स बनेगा या और कुछ सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाएंगे। सो द आउटपुट कैन बी द गुड्स और सर्विस। गुड्स आपका मतलब टैंजिबल आइटम या इंटैंजिबल आइटम। इनपुट में आपका क्या क्या होगा, लेबर, बिल्डिंग, मटेरियल, लैंड, कैपिटल, उसके बाद आपका मैनेजमेंट एंड मशीन, ठीक है। तो दीज आर द इनपुट। सो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, ma'am. एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है कि बेसिकली एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं लेआउट। कितने लोगों ने सुना है लेआउट वर्ड? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस वर्ड लेआउट? सुने तो है, लेकिन समझ में नहीं है। अच्छा, मैम लेआउट एक्चुअली किसी चीज को फिक्स करना होता है ना शायद में भी। हाँ, लेआउट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर, इट इज अ आउटलाइन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक स्टोर है, एक रिटेल स्टोर है, तो ये इसका जो स्क्वायर जो है इट इज अ लेआउट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? लेआउट। आई बात समझ में?
तो लेआउट एक तरीके से फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है डिपार्टमेंट का, वर्क स्टेशन का और इक्विपमेंट का, कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइनली प्रोडक्ट को इनपुट को हम फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो लेआउट टर्म है इसको मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। आज हम लोग मूव करते हैं सक्सेस स्टोरी के ऊपर। इससे पहले मैं एक और टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ, लेकिन लेआउट जो है इस टॉपिक के अलावा आपका मल्टीपल लेआउट है, जैसे प्लांट लेआउट है आपका, ये सब लिख लो कहीं पर, लेआउट लिख लो। एक फिजिकल फैसिलिटीज मतलब एक तरीके से ये एक स्ट्रक्चर, एक आर्किटेक्चर, या फिर यहाँ पर एक डिपार्टमेंट, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट, यहाँ एक डिपार्टमेंट, यहाँ एक डिपार्टमेंट, यहाँ पर मशीनरी रखना। तो एक तरीके से कहाँ पर क्या आइटम को हमें रखना है, फिक्स करना है, जो युवराज ने कहा, वो सबको हम बेसिकली लेआउट कहते हैं। ठीक है, सो लेआउट जो है दैट इज किस तरीके से अफेक्टेड होता है, हाउ इट इज अफेक्टेड। लेआउट इज अफेक्टेड बाय, लेआउट इज अफेक्टेड बाय, लेआउट किस किस चीजों से अफेक्ट होता है। सो इट इज अफेक्टेड बाय द स्टोरेज ऑफ टूल, स्टोरेज ऑफ टूल यानी कि यहाँ पर आप मान लीजिए टूल स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोरेज ऑफ टूल, फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पाथ के थ्रू, फिक्स्ड पाथ का मतलब है कि आपने यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ ये रास्ता निकाला, ये रास्ता बनाया, तो फिक्स्ड पाथ से भी कई बार ये आपका लेआउट इफेक्ट होगा। फिर यूनिट लोड साइज या यूनिट के साइज से भी लेआउट इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके फैक्ट्री में स्पेस की प्रॉब्लम है, तो आपने यहीं पर पूरे मशीनरीज को इंस्टॉल कर दिया, तो लेआउट आपके यूनिट साइज से भी इफेक्ट होगा। ठीक है, यूनिट साइज का मतलब है कि प्रोडक्ट के साइज से भी इफेक्ट होगा और आपके मशीनरी साइज से भी इफेक्ट होगा, दोनों चीज लिख लेना। ठीक है, आपका पहला ये किस चीज से लेआउट इफेक्ट होगा, लेआउट इफेक्ट होगा आपके स्टोरेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट से, कहां पर आप स्टोर कर रहे हैं टूल एंड इक्विपमेंट, उससे वो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है इट इज अफेक्टेड बाय द फिक्स्ड पाथ, यानी कि किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो चीजों को, पाथ क्या बनाया हुआ है, कैसे आप पूरे बिल्डिंग में लैंड में मूव कर सकते हो, उसके थ्रू इफेक्ट होगा। यूनिट लोड साइज या यूनिट साइज, यानी कि जो आप मटेरियल बना रहे हो उसका साइज क्या है, मशीनरी का साइज क्या है, इससे भी आपका लेआउट जो है वो इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस इफेक्ट होगा इससे। उसके अलावा आपका डिग्री ऑफ ऑटोमेशन क्या है, यानी कि आप कितने मशीनरीज जो हैं वो आप ऑटोमेटिक मशीन को यूज कर रहे हैं, कितने आप लेबर इंटेंसिव मशीन को यूज कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमेशन का डिग्री क्या है वो, उससे भी इफेक्ट होगा। और आप किस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं एंड कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, सो टाइप एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल, तो इन सब चीजों से भी आपका जो है वो लेआउट इफेक्ट होगा। सो लेआउट इफेक्ट कैसे कैसे होगा आपके इन्वेंट्री से, इट कैन बी अफेक्टेड, इट कैन बी अफेक्टेड बाय द मटेरियल, it can be affected by the automation and the technology which is using, it is affected by the machinery, it is affected by the type of unit which is made, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे ये वॉच अगर बन रहा है तो वॉच तो बहुत छोटा मटेरियल है, ठीक है, लेकिन अगर आप मान के चलो कि कोई फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है लगेज, तो लगेज का साइज आपको पता है कितने बड़े बड़े लगेज आते हैं, राइट, तो यूनिट साइज से भी आपका लेआउट जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, सो लेआउट बेसिकली क्या, इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ बेसिकली आउटलाइन and it is a way of putting the material or plants in the factory or in the production process के लिए, जो हम फैक्ट्री में सारे के सारे मशीन्स को जिस तरीके से हम फिट करते हैं, लगाते हैं, रखते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, so that is a layout। आई बात समझ में सबको, एवरीवन? यस मैम। चलिए ठीक है, अब हम लेआउट में ना 3 तरीके का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ द लेआउट कैन बी डन फॉर द 3 टाइप्स, 3 तरीके से। अब क्या क्या चीजों से इफेक्ट होता है लेआउट वो तो क्लियर हो गया होगा, मशीन के साइज से, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके साइज से, उसके अलावा कि आपका कितना ऑटोमेटिक मशीन है उससे इफेक्ट हो रहा है, साथ साथ में आपके स्टोर कहाँ पर आप क्या मटेरियल को कर रहे हो, इन्वेंट्री को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, इन सब वजह से आपका लेआउट जो है वो इफेक्ट होता है। अब हम लोग लेआउट का जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो 3 टाइप से क्लासिफिकेशन है। पहला है प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस लेआउट, सेकंड है आपका प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, और थर्ड है आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है,
तो आपने मशीन को यहाँ इंस्टॉल कर दिया, अब ये फिक्स हो गया, आप चाहोगे तो यहाँ से इसको यहाँ मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक फिक्स पोजीशन लेआउट होता है जिसमें कोई भी चेंजेस आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते हैं। एक प्रोसेस लेआउट होता है, प्रोसेस का मतलब कि पहला मशीन हमने यहाँ रखा, दूसरा मशीन हमने यहाँ रखा, तीसरा मशीन हमने यहाँ रखा, तो इसका मतलब है कि पहले मशीन से दूसरे मशीन पे जाएगा प्रोडक्ट, दूसरे से फिर तीसरे पे जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोसेस लेआउट, जब हम अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस के बेसिस पर अपने मशीन्स को इंस्टॉल करते हैं, मशीन को लगाते हैं। एक होता है प्रोडक्ट लेआउट, तो दैट इज आल्सो द सेम। यहाँ पर प्रोडक्ट लेआउट में भी वही चीज होगा कि हम प्रोडक्ट के बेसिस पर जब हम लेआउट बनाते हैं, तो प्रोसेस की यानी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं उसके बेसिस पर। और कई बार हम फिक्स कर देते हैं प्लांट को और वो जगह चेंज नहीं होता है, दैट इज फिक्स पोजीशन लेआउट, जहाँ पोजीशन ऑफ द मशीनरी एंड द आइटम्स या प्रोडक्ट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन बी फिक्स। सो यहाँ तीन तरीके से लेआउट जो है, तीन तरीके से आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है लेआउट का, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड द फिक्स पोजीशन लेआउट। दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलिए अब यहाँ एक टर्म है जिसको हम कहते हैं प्लांट लेआउट। प्लांट का वही मतलब मशीनरी लेआउट जो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, प्लांट लोकेशन, ये दोनों टर्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड आवर टुडे सक्सेस स्टोरी एंड दैट इज अबाउट शुगर। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने शुगर कॉस्मेटिक का नाम सुना है? रेज योर हैंड एंड टर्न ऑन योर कैमरा एज वेल। How many of you heard about the sugar cosmetics? Raise your hand. Kalpana and Muskan, turn on your camera as well. Everyone, turn on your camera. Every student. सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए क्लास में. Everyone, turn on your camera. I'm not going to repeat it again and again. आकांक्षा, राजेश, मनी, सारे बच्चे कैमरा ऑन करो. युवराज, आरती, अदीबा, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए बेटा. चलिए तो हम बढ़ते हैं शुगर कॉस्मेटिक्स की तरफ. आकांक्षा, तुमने नाम नहीं सुना इसका? यस मैम, तुमने उतना वो इन्फॉर्मेशन. चलिए अब मैं बताती हूँ आपको शुगर कॉस्मेटिक की स्टोरी, ठीक है. अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग D2C जानते हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच क्या होता है? आजकल सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, सो हाँ, यस दिव्या बोलो. डायरेक्ट का कंज्यूमर से डील करना होता है, इंड यूजर से मैम. हाँ, तो यहाँ पर वही सेम सिचुएशन है आपका. D2C में क्या होता है कि हम डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, हमें कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है. इसीलिए हमें लो कॉस्ट में भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है. अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स की, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की, तो हम लोग देख सकते हैं कि आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है. इंडियन ब्यूटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स कंपनीज हैं, जैसे लैक्मे का आइटम्स आपको हर जगह ई कॉमर्स में मिल जाएगा, और कुछ तो ऐसी कंपनीज है जो बिल्कुल ई कॉमर्स फॉर्म में ही शुरू हुई, जैसे मामाअर्थ. सही बात है, तो मामाअर्थ भी नाम सुना होगा आप लोगों ने. यस मैम. वाओ स्किन भी सुना है, प्लम, शुगर कॉस्मेटिक, ये सारे के सारे जो कॉस्मेटिक्स की कंपनी है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ शुरू हुई, यानी कि इन्होंने ऑनलाइन सेलिंग ही करना शुरू किया प्रोडक्ट का, ठीक है. अगर मैं बात करूं इनके तरीके की कि किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू देयर ओन एप्लीकेशन, यानी शुगर का आपको अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो. और इन्होंने बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया, जैसे अमेजोन में मिल जाएगा, नाइका में मिल जाएगा, ठीक है. सो 2015 में शुगर कॉस्मेटिक्स जो था वो सिर्फ 2 प्रोडक्ट के साथ मार्केट में लॉन्च हुआ. कितने प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हुआ मार्केट में? कितने प्रोडक्ट के साथ ये लॉन्च हुआ? 2. ठीक है. तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट.
सो शुगर जो कॉस्मेटिक है, मैं वही बता रही हूँ आपको कि ये जो है ये आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ इट वाज स्टार्टेड, और 2015 में इसने सिर्फ 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया था। सिर्फ 2 प्रोडक्ट के साथ इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी। पहला है ब्लैक मैट आईलाइनर के साथ शुरू की, और दूसरा ब्लैक कोहल पेंसिल के साथ। और अभी इनके पास कितने प्रोडक्ट हैं? अभी अभी इनके तो पास वैरायटी है। बहुत सारे वेराइटीज हैं, और शुगर ने अभी लगभग इनके पास 450 SKUs है, यानी 450 टाइप ऑफ स्टॉक इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ 5 सालों में 2 प्रोडक्ट से 450 प्रोडक्ट में इन्होंने अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर लिया। जस्ट इमेजिन हाउ दिस कंपनी वाज ग्रो। ठीक है, अब इसकी कंपनी की थोड़ी सी हाइलाइट्स हम देख लेते हैं। कंपनी की हाइलाइट्स क्या क्या है? पहला कि आपका ये कंपनी को हम वेलवेट लाइफस्टाइल के नाम से भी जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इंडस्ट्री कौन कौन सी है? ब्यूटी और ई कॉमर्स ये इंडस्ट्री है। ब्रांड मार्केटिंग इसलिए क्योंकि इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का यूटिलाइजेशन बहुत एक्सट्रीम किया है। कॉस्मेटिक्स में इतनी सारे ब्रांड होने के बाद भी शुगर ने अपना एक प्लेस मार्केट में बनाया, एक मार्केट शेयर इन्होंने इंक्रीज किया है, बनाया है। So that's why this industry is a beauty, e-commerce, brand marketing and cosmetic industry है ये। फाउंडर्स कौन कौन है इसके? तो देयर आर द 2 फाउंडर्स, कौशिक मुखर्जी एंड विनीता सिंह। तो यहाँ पर 2 फाउंडर्स हैं इसके, कौशिक मुखर्जी एंड विनीता सिंह। फाउंड कब हुआ है? 2012 में इसको फाउंड किया गया है। करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके? तो दैट इज विनीता सिंह। विनीता सिंह जो है वो करंट CEO है, और इसका वेबसाइट आप देख सकते हैं www.sugarcosmetics.com। ठीक है, अब शुगर कॉस्मेटिक्स की मैं बात बताऊं तो ये प्रीमियम कॉस्मेटिक का ब्रांड है। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। एवरीवन, सो शुगर कॉस्मेटिक जो है वो एक इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रीमियम कॉस्मेटिक कंपनी है, और ये जो है ये आपका एक्सपेंसिव, बहुत एक्सट्रीम एक्सपेंसिव नहीं, बट हाँ प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है। जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है। कौन सा टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये? जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड। कौन सा टेक्नोलॉजी बेस्ड? कौन सा टेक्नोलॉजी है? जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड। ठीक है, अब ये जो शुगर कॉस्मेटिक है ना, इज अ चॉइस ऑफ द ब्रेव इंडिपेंडेंट वुमेन। तो इनका जो मेन टारगेट था वैसी वुमेन पे था जो वर्किंग वुमेन है, ब्रेव है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हु इज फाइनेंशियली सिक्योर जो है, उन पे ये फोकस किया। एंड हु रिफ्यूज टू कैटेगराइज इनटू द स्टीरियोटाइप, जो स्टीरियोटाइप में बिलीव नहीं करती हैं, और वो एटीट्यूड जिस वुमेन में है, बेसिकली दे मेक द प्रोडक्ट फॉर दैट। एंड इसी वजह से इनके सारे प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इन्होंने प्रोडक्ट को डिजाइन किया। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है इनके, ये देख रहे हो किस तरीके से इनकी पैकेजिंग है। In every package we are able to see the women, a women with attitude, a women of who are not believing on the stereotype, a independent women, उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। ये बेस्ट सेलर किस किस चीज का है? ये लिप्स आइटम जो भी आपके हैं, लिपस्टिक वगैरह, आईज से रिलेटेड, फेस और नेल्स, स्किन कैटेगरी से रिलेटेड, ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। और इनकी ये जो फैसिलिटीज है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जर्मनी, इटली, इंडिया, US और कोरिया के सारे मार्केट में ये सेल करते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांड है इट इज डिवोटेड टू द इंडियन स्किन टोन। ऑब्वियसली दिस कंपनी इज स्टार्टेड बाय द इंडियन, सो डेफिनेटली उन्होंने इंडियन के टोन को, फेस को, टेक्सचर को देखते हुए इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, बनाया है। और ये प्रोडक्ट क्रियोलिटी फ्री है। क्रियोलिटी का मतलब होता है, क्रियोल जो होता है यानी कि जब हम कोई भी आइटम को एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे उस पे हम एनिमल का यूज करें, जब हम कोई भी चीज एनिमल के ऊपर यूज करते हैं तो वो एक क्रियोल एक्ट के अंडर में आता है। तो क्रियोलिटी फ्री लाइन है, यानी कि कोई भी चीजों को एनिमल के ऊपर यूज नहीं किया गया है। शुगर कॉस्मेटिक जो है ये सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, बल्कि इनका ऑफलाइन भी ये बहुत सारे बेसिकली रिटेल स्टोर में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इनके पास लगभग 10,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर अवेलेबल है,
और लगभग 130 सिटीज में ये प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। आकांक्षा, अगर अभी मंगवाना हो तो मंगवा सकती हो, पटना में भी डिलीवर होता है, ठीक है। So this product is delivered to Patna as well, मतलब I am just giving the example। तो लगभग 130 सिटीज में ये प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, ठीक है, और घर तक मिलता है। मन करे तो रिटेल स्टोर में भी जा सकते हैं, शॉपर स्टॉप वगैरह में, पैंटालून्स में चेक करना पड़ेगा, शॉपर स्टॉप में तो ये मिलता था, शॉपर स्टॉप में भी आप चेक कर सकते हो। तो दे आर बेसिकली सेलिंग द प्रोडक्ट वाया मॉल, दे हैव अ रिटेल स्टोर एज वेल एज दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट वाया मैम बोरिंग रोड में भी मिलता है, लेडीज जोन में। वेरी गुड, देखो लेडीज जोन में भी मिलता है। दिव्या ये कह रही होगी पक्का? नो, कौन? अदीबा, अच्छा अदीबा, हाँ, तो अदीबा थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। नाउ दे आर गोइंग टू डू द शॉपिंग फ्रॉम दैट प्लेस, है ना आकांक्षा, मुस्कान? तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये आपका ऑफलाइन भी है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, बट ऑफलाइन भी, घर पे भी बैठे बैठे मंगा सकते हो। डाउट है तो रिटेल स्टोर से भी जाके परचेज कर सकते हो। वेरी गुड अदीबा। चलिए अब शुगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो बेसिकली 3 से 4 साल जो इंडियन ब्यूटी कॉमर्स मार्केट है विच इज स्टिल इन द अर्ली स्टेज। बिल्कुल सही बात है, मैं तुम लोग को बताती हूँ कि अगर आज से मैं 10 साल 12 साल पुरानी बात करूं तो मेरी मदर और जब मैं शॉपिंग करने जाते थे तो हम लोग जब भी कुछ प्रोडक्ट खरीदते थे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता था और वो है लैक्मे, ठीक है। तो लैक्मे होता था और एक प्रोडक्ट था जो कि थोड़ा लो कॉस्ट का था, दैट वाज ब्लू हेवन, ठीक है। बट ब्लू हेवन का प्रोडक्ट थोड़ा सा अवॉइड करते थे क्योंकि डर होता था कि ये कहीं नुकसान ना करे स्किन को। तो मुझे याद है कि हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं होता था। उसके बाद फिर XYZ नाम का कोई लोकल प्रोडक्ट होता था, तो वो तो ऑब्वियसली हम नहीं खरीदेंगे हम लोग। अभी अगर आप देखिएगा तो नायका जो है ना वो एक कहीं ना कहीं उसने इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया में पहुंचाने में बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। तो अब तो खैर मेबेलिन, आपका कलर बार, मेबेलिन का प्रोडक्ट, फेसेस कनाडा का प्रोडक्ट, रेवलॉन, ये सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं जो अब आपको इंडिया में भी अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं तो ये बहुत पुराना सिचुएशन नहीं है, ये अभी हाल फिलहाल में ये सारे प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में, इंडिया के मार्केट में आए हैं। तो यही चीज बोल रहा है शुगर कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है, वो कहता है कि अभी भी इंडियन ब्यूटी ई कॉमर्स मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये अभी भी अर्ली स्टेज में है, ठीक है। 3 से 4 साल ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years एज स्मॉलर, डायरेक्ट टू में भी आगे चल के ये D2C फॉर्म जो है वो एक्सपैंड होगा। तो आपका शुगर इंडस्ट्री इसीलिए एक्सपैंड हुआ क्योंकि अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच, और खासकर कोविड के बाद जब हम ई कॉमर्स पे पूरा डिपेंडेंट हो गए हैं तो वहां पर ये इस टाइप के बिजनेसेस ने मतलब काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक सर्वे रिपोर्ट कहता है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, हार्वर्ड स्कूल का नाम सुना है ना, बिजनेस स्कूल का? हाँ, तो एक सर्वे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से ग्लोबली कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है जो विमेन का है, विमेन की बात की जा रही है यहाँ पर, विमेन का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज वैल्यू टू $20 ट्रिलियन, ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर तक ये बढ़कर के हो जाएगा $28 ट्रिलियन। बिलियन से आगे क्या होता है? बिलियन से आगे ट्रिलियन। सो समझ जाओ कि लगभग आगे चल के 5 साल में ये मार्केट और एक्सपैंड करेगा और लगभग 28 ट्रिलियन ये नेक्स्ट 5 इयर्स में ये मार्केट होने वाला है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो आपका जो वर्ल्ड वाइड, अगर मैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पर लगभग जो कॉस्मेटिक बिजनेस है वो लगभग ये रीच कर जाएगा $428.9 बिलियन 2022 तक। तो आप समझ रहे हो कि ये इंडिया की मार्केट की बात करें या पूरी वर्ल्ड की मार्केट की बात करें तो ये श्रिंक नहीं हो रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है। तो शुगर कॉस्मेटिक ने इसी चीज के ऊपर फोकस किया, ठीक है। और कंज्यूमर का अभी जो परचेजिंग पैटर्न है वो डिजिटल एक्सपीरियंस उनका बहुत हाई हो चुका है, इसीलिए ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी वो ई कॉमर्स की तरफ मूव कर गए हैं। अब देखो ब्यूटी प्रोडक्ट क्या होता है ना कि खरीदने से पहले हम बहुत बार एनालाइज करते हैं, इसीलिए आप देख सकते हो डिजिटल ट्रायल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैसे यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन फेस डिजिटली, आपके फेस पर वो कैसा लग रहा है वो आपको शो कर देगा व्हेन यू आर परचेजिंग द ऑनलाइन मटेरियल। सो डिजिटल एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए आजकल 3D एक्सपीरियंस, 3D आप फेस के थ्रू आपके फेस से पता लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपके कैसा सूटेबल लग रहा है,
तो ये भी सुविधा जो है आजकल की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो रियल एक्सपीरियंस भी आप ऑनलाइन में कर सकते हो, आपको फिजिकल स्टोर में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स जो है वो हर टाइम पर वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसीलिए शुगर कॉस्मेटिक जो है वो भी 5 सालों के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लोगो, नेम और टैगलाइन की, तो शुगर कॉस्मेटिक जो है वो आप देख सकते हैं ये नेचुरल प्रोडक्ट और पैराबन फ्री, पैराबन जो है केमिकल होता है जो कॉस्मेटिक्स आइटम में यूज होता है, तो पैराबन फ्री जो है ये कॉस्मेटिक आइटम जो है ये बनाता है शुगर। तो ये पैराबन फ्री आइटम्स को बनाते हैं, नेचुरल आइटम्स को बनाते हैं, और ये सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं है ये कंपनी, दिस कंपनी इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड में भी ये कंपनी जो है कॉस्मेटिक आइटम की कंपनी जो है वो फेमस हो गई है। और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो देखो कितना सिंपल कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना तुम लोगों को, लोगों का दिख रहा है, लोगों का कॉम्बिनेशन कितना सिंपल है ना। Yes, ma'am. Only black and white basic colors they are using. So what they basically want to show through this logo, that is bold and confident, ठीक है। एंड जो कंपनी का लोगो है वो एक एम्बलम है, और एक तरीके से आप देख सकते हो कंपनी के कॉस्मेटिक आइटम्स, मतलब इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, सिंपल एंड इजी टू रिमेम्बर। आप देखो लोगो जो है बहुत इजीली हमें याद भी रहेगा, और इसका नाम भी हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि शुगर इज अ दैट वर्ड व्हिच इज वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। चीनी तो डाल के ही चाय पीते हैं ना, तो शुगर तो हमें याद रहेगा हमेशा। तो दिस नेम, द लोगो, व्हाटएवर दे यूज, दैट इज वेरी सिंपल, beautiful, and it is showing a bold and confident environment and bold and confident women in short, ठीक है। शुगर कॉस्मेटिक का स्लोगन क्या है? What is the slogan of this cosmetic? That is rule the world one look at a time, मतलब इस दुनिया में एक रूल करो आप, ठीक है। एक दिन आपको सब देखेंगे, यू आर विजिबल टू एवरीवन। शुगर कॉस्मेटिक की अगर मैं फाउंडर्स की बात करूं तो देयर आर 2 फाउंडर्स, फर्स्ट वन इज कौशिक मुखर्जी एंड सेकेंड वन इज विनीता सिंह। कौशिक मुखर्जी जो है वो को फाउंडर है, सीईओ है शुगर कॉस्मेटिक के, और इनका जो एजुकेशन है दैट इज फ्रॉम द बिट्स पिलानी, एंड इन्होंने आगे चलकर आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने पढ़ाई किया, ही इज आईआईएम अहमदाबाद एल्युमिनस ये रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद के एल्युमिनस है, ये टेडेक्स स्पीकर है, टेडेक्स स्पीकर है, और ये मैराथन रनर भी है और आयरन मैन ट्राई एथलीट भी है, मतलब ये स्पोर्ट्स में भी है, ठीक है। और साथ साथ में इनकी जो पढ़ाई है वो बिट्स पिलानी से है, आगे चल के इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया होगा, इसीलिए उसको एल्युमिनस कहते हैं, ठीक है। जब आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं तो आप आईआईएम के एलुमनाई में जुड़ जाते हैं, तो ये एक आईआईएम अहमदाबाद के एल्युमिनस है, तो मतलब इनके एजुकेशन नहीं है, सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह कुछ किया होगा इन्होंने। यस अंशु, ये थी जज के रूप में मैम, ये साक टाइम में जज थी ये। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कीजिए, यस, तो बिल्कुल सही बात है। विनीता सिंह जो है वो को फाउंडर है और सीईओ है शुगर कॉस्मेटिक्स की, और इन्होंने ये भी टेडेक्स स्पीकर है, और इनका एजुकेशन जो है इट इज फ्रॉम आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास से इन्होंने पढ़ाई किया है, और आईआईएम अहमदाबाद की ग्रेजुएट है, वहां से इन्होंने एमबीए किया है, और ये भी ट्रायथलन और अल्ट्रा मैराथन रनर रही है। शुगर कॉस्मेटिक की स्टार्टअप स्टोरी की मैं बात करूं तो विनीता के जो हस्बैंड है वो उनके बिजनेस पार्टनर हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दे आर कपल। Kaushik was working at McKinsey before the two of them started this firm. तो इन दोनों ने जब फॉर्म शुरू किया था उससे पहले जो कौशिक थे वो मैककिंसे में काम करते थे, एंड शी वाज अटेम्प्टिंग टू बिल्ड एंड एक्सपैंड हर स्किल एट अनदर फॉर्म, और वो दूसरे किसी फॉर्म में अपने स्किल को बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी। जो आइडिया है वो वर्किंग एक साथ काम करने का, ये पहले कभी भी इन्होंने नहीं सोचा था,
बट दे हैड अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर एबिलिटीज, लेकिन एक दूसरे के एबिलिटीज पर ये एक दूसरे के एबिलिटीज को बहुत रिस्पेक्ट देते थे. As soon they both realized that they enjoyed of various things such as Kaushik interest in technology and hers in product development and marketing. तो यहाँ पर जो कौशिक थे उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग में. एज अ रिजल्ट दोनों ने मिलकर के टीम बनाया और कौशिक जो थे वो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एंड हर क्रिएटिंग अ वुमेन बिजनेस. ठीक है, एंड दे सेंस टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. उन्होंने समझा कि हम दोनों बिजनेस को रन कर सकते हैं और इसके बाद दे स्टार्टेड द बिजनेस. शुगर कॉस्मेटिक्स की अगर मैं मिशन और विजन की बात करूं तो इसका मिशन स्टेटमेंट कहती है, शुगर कॉस्मेटिक क्या कहता है कि वी बिलीव इन एवरी इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्यूटी. हम ब्यूटी में बिल्कुल बिलीव करते हैं. बोल्ड होनी चाहिए women. Quirky is something which is related with the happy, enjoy जो mood एक होता है. Quirky, थोड़ा different. So quirky to crazy, every to glam goddess. Glam goddess मतलब हर दिन कोई भी women अगर sugar cosmetic use करे, she will look more and more beautiful. ठीक है. So this is a mission of the sugar cosmetic. अब इसके business model और revenue model की अगर मैं बात करूं तो इस जो ब्यूटी फॉर्म है विच ऑपरेट ऑन द हाइब्रिड मॉडल पे ये काम करता है और इसके पास लगभग 10,000 से ज्यादा अभी फिलहाल सेल्स आउटलेट है इनके पास. एंड इन द प्रीवियस 2 साल की मैं बात करूं तो लगभग इनका इनकम जो है वो 6 गुना 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया है. ठीक है, तो 6 टाइम देयर इनकम इज इंक्रीज. ठीक है, और द एपिडेमिक टूक अ हेवी टॉल. और अभी मैं बात करूं तो ये ब्रांड्स और क्लाइंट के बीच में स्पेशल रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अभी इनके पास जो टीम ग्रू हुआ है दैट इज 87 से लगभग ये 1750 इनके पास रिटेल टच पॉइंट है in only 2.5 years. The team had collected a net income of 105 करोड़. लगभग 105 करोड़ का इनको इनकम हुआ है 2020 में और लगभग ये चाह रहे हैं कि इनको ये कम से कम 200 करोड़ तक पहुंचे. ठीक है, शुगर कॉस्मेटिक की फंडिंग की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इतने सारे जगह से इन्होंने पैसे को उठाया है. शुगर कॉस्मेटिक की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो मैंने बता ही दिया लगभग इनका 2 साल के से लगभग 6 गुना से भी ज्यादा इनका जो आपका वो है प्रॉफिट और जो इनका डेवलपमेंट है 6 गुना मतलब 6 मल्टीप्लाई इंक्रीज हो चुका है. ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बीच में एक सेल्स प्रमोशन का काम भी किया था. What they started doing, they started giving a subscription plan था कि अगर आप शुगर पे सब्सक्राइब करते हो और हर महीने लगभग 600 का सामान लेंगे तो आपको एक फैब बैग मिलेगा, मतलब एक सरप्राइज होगा और फैब बैग में 5 आपके कॉस्मेटिक्स आइटम होंगे जो आपके डे टू डे नीड के लिए होंगे. तो इस तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए इन्होंने फैब बैग नाम से एक सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू किया जिसमें विनीता और इन्होंने 2012 में ऐसे इसको फाइंड आउट किया था. 2015 से ये एक्टिव है. हर महीने 599 अगर आप लेते हैं तो यूजर जो है उनको एक सरप्राइज ब्यूटी बॉक्स मिलेगा और 5 गुड्स मिलेंगे कॉस्मेटिक के जिसमें बॉडी बाथ स्किन केयर हेयर केयर फ्रेग्रेंसेस वाले आइटम्स अवेलेबल होंगे. ठीक है, इन्होंने इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा अपने ब्रांड को प्रमोट किया. मैंने पहले ही बताया था सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का यूटिलाइजेशन एक्सट्रीम किया इन्होंने और लगभग अभी इनके पास 1 मिलियन से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर है. इनका यूनिक पैकेजिंग जो है इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग अ वुमेन अ लॉट बिकॉज अ वेरी ब्यूटीफुली दे डिजाइन देयर पैकेजिंग एंड दे आर शोइंग अ बोल्ड वुमेन इन दैट. राइट, इन्होंने शॉपिफाई स्टोर में भी 2015 में दे ओपनड अ शॉपिफाई स्टोर और इसमें इन्होंने लगभग 8 लाख से भी ज्यादा इनका डाउनलोड हो चुका है अभी और अच्छी खासी इसकी रेटिंग है. इसके थ्रू भी दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. नायका के थ्रू भी दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट. हु आर द कॉम्पिटिटर्स की अगर मैं बात करूं तो पर्पल, लैक्मे, मेबेलिन, लोटस, हर्बल, ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स, नायका, ये सारे के सारे इसके क्या है कॉम्पिटिटर्स हैं. शुगर कॉस्मेटिक्स चैलेंजेस फेस्ड तो लगभग 100 करोड़ से ज्यादा इनका नेट रेवेन्यू है लेकिन फिर भी इनका इट कांट गो अंडर 100 करोड़ तक तो ये नहीं जाएगा लेकिन फिर भी कुछ फर्स्ट क्वार्टर में इनका बहुत ब्रेक इवन की नियर बाय ही सिर्फ रहा था सेल. सो दैट वाज सम टाइम अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर इन द बिजनेस. ठीक है, फ्यूचर प्लान क्या है तो फ्यूचर प्लान है कि लगभग ये अभी
70 से इन्होंने लगभग 100 कर दिया था 2015 में, अभी 10,000 से ज्यादा है। और ये चाहते हैं कि ये जो इनका जो ऐप इंस्टॉलेशन है वो और भी इंक्रीज हो, और साथ साथ में दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन सैनिटाइजेशन एंड सेफ्टी फॉर द रिटेल कंज्यूमर। जो भी रिटेल तक जाकर के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजेशन और सेफ्टी फैसिलिटी पर भी ये फोकस कर रहे हैं। So this is the basically situation of the sugar cosmetic right now. Okay, anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed? किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया? How was the story? और ये जो कंपनी है, this is not a very new for you all. आप लोग सबने इसका नाम सुना होगा, right? Yes, ma'am. Okay. So see you all in the next day. लिंक जो है वो सेम लिंक रहेगा, आप